जय हिंद दोस्तों। इस बार भारत आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 वर्षों में हमने क्या अचीवमेंट करी है और आगे हमें क्या करना है, हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम आज़ाद हुए हैं तो सबसे पहले हम ये तो जान लें कि आज़ादी होती क्या है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा है, आज़ाद होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आपके हाथ पांव बेड़ियों में न जकड़े हों। आज़ाद होने का अर्थ है इस प्रकार जीना कि दूसरों की आज़ादी में कोई खलल न पड़े और आपकी मौजूदगी में अधिक से अधिक लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद को आज़ाद महसूस कर सकें। दोस्तों, भारत दुनिया का एक अद्भुत देश है। हमारे भारत में सभी प्रकार के मौसम विद्यमान हैं। आपको अगर स्विट्ज़रलैंड की बर्फ़ देखनी है तो जम्मू कश्मीर में आ जाइए। आपको ब्राज़ील और मैक्सिको की बारिश देखनी है तो चेरापूंजी में आ जाइए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दलदल देखना है तो उड़ी व बंगाल में आ जाइए। अगर आपको अफ्रीका का रेगिस्तान देखना है तो राजस्थान के जैसलमेर में आ जाइए। अगर आपको चिलचिलाती हुई धूप देखनी है तो कर्नाटक में आ जाइए। अगर आपको सबसे अच्छे सुनहरे जंगल देखने हैं तो दक्कन के ट्रैप में आ जाइए। इसीलिए तो भारत में भगवान को भी जन्म लेने की इच्छा रहती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है कि भारत स्वयं में एक लघु विश्व है। हम स्वतंत्र हुए हैं तो स्वतंत्रता दिवस का हम सब के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि देश को स्वतंत्र कराने के लिए न जाने कितने वीर जवानों ने अपनी बलि दी है, कितनी बहनों के भाई उनसे बिछड़ गए, कितनी माताओं ने अपने होनहार सपूतों को खोया, कितनी सुहागिनों की मांगें सुनी हो गईं। अनेक नेताओं ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जेलों की यातनाएं भोगी हैं। वे अंग्रेज़ों द्वारा दी गई यातनाओं से डिगे नहीं, बल्कि जी जान से अपनी कोशिश में लगे रहें। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो चीज़ जितनी अधिक मेहनत और बलिदानों से प्राप्त की जाती है उसका महत्व उतना ही अधिक बढ़ जाता है। आज आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे हमें एक सवाल करना चाहिए कि क्या हम भगत सिंह के सपने को, जिन्होंने समाजवाद का सपना देखा था, जिन्होंने सपना देखा था कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, उसे समान ट्रीट किया जाएगा, क्या हम गांधी जी के सपने को, जिन्होंने यह सपना देखा था कि भारत की न्याय व्यवस्था में या भारत की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ भी न्याय हो सकेगा, प्राकृतिक न्याय हो सकेगा, क्या हम अंबेडकर के सपने को, जिन्होंने जाति मुक्त, स्त्री शोषण मुक्त भारत की कल्पना करी थी, क्या हम सुभाष चंद्र बोस के सपने को, जो सिर्फ भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से ही नहीं बल्कि मानसिक गुलामी से भी मुक्त होकर जीना देखना चाहते थे, क्या हम उनके सपने को पूरा कर पाए हैं? इसका अगर हम उत्तर देंगे तो हम इसका उत्तर न तो पूरी तरह से हाँ में दे सकते हैं और न तो पूरी तरह से ना में दे सकते हैं। आज कई सारे क्षेत्रों में भारत काफ़ी प्रगति किया है, तो कई सारे क्षेत्रों में आज भी भारत सोचने पर मजबूर है कि वह इतना पीछे क्यों है। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल, विमेन एम्पावरमेंट आदि क्षेत्रों में तो थोड़ा प्रगति किया है। विदेशी संबंधों में भी भारत काफ़ी आगे रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन में भारत ने स्टिक और कैरेट की नीति अपनाई है। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो भारत जाति प्रथा, धार्मिक असहिष्णुता, गरीबी, कुपोषण, जेंडर इनइक्वालिटी, भ्रष्टाचार, नस्लवाद, आतंकवाद, पर्यावरणीय संकट, अलगाववाद, असमानता आदि से जूझने को मजबूर है। आज अगर हम भारत के न्याय सिस्टम की बात करें तो हमारा न्याय सिस्टम इतना ज़्यादा लूज़ हो गया है कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में 3,71,000 कैदी विचाराधीन हैं। तो क्या ये जो कैदी आज विचाराधीन जेलों में बंद हैं, इनके साथ क्या सोशल जस्टिस हो पा रहा है? क्या ये हमारे सोशल जस्टिस के लिए चैलेंज नहीं है? टोटल इनकी संख्या देखी जाए तो 68% है। तो जो हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो क्या इनके आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं हो रहा है? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी न्याय प्रक्रिया अत्यंत जटिल और महंगी है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि कानून इतना सारगर्भित होना चाहिए कि उसे कोर्ट की जेब में रख कर ले जाया जा सके, और ये इतना सरल होना चाहिए कि इसे एक साधारण सा किसान भी समझ सके। लेकिन हमारे देश का कानून इतना ज़्यादा महंगा है, इतना ज़्यादा जटिल है कि एक साधारण पुरुष, साधारण स्त्री के समझ में ही नहीं आता है। और इसी कारण आज हम न्याय क्षेत्र में हमारा विश्वास कम होता जा रहा है। कानून की गरिमा पर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है।
और दूसरा सेक्टर हम देखें तो बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण तेज़ी से आत्महत्या का प्रतिशत बढ़ा है। अगर हम देखें तो पिछले 5 वर्षों में 12 करोड़ युवाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन रोज़गार जो है 1.40 लाख कम हुआ है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमें रोज़गार नहीं मिलेगा तो हमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो हम ऑटोमेटिक डिप्रेशन में जाएंगे तो क्राइम करेंगे तो हमारा जो सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वह बिगड़ेगा, हमारी सोसाइटी गलत दिशा में जाएगी, हमारे युवा गलत दिशा में जाएंगे। इससे हमारे इंडिया की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी जीडीपी गिरेगी, हमारी डेवलपमेंट रुकेगी। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं फूड सिक्योरिटी में भारत काफ़ी अच्छा कर रहा है। भारत के पास इतने अनाज हैं कि वह दुनिया में अपने अनाज को देता है। जैसे अफ़गानिस्तान में अभी भूकंप आया था तो भारत ने अनाज भिजवाया था। श्रीलंका में क्राइसिस की वजह से जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई थी वहाँ पे भारत ने काफ़ी हेल्प किया था, अनाज को लेकर के अनाज दिया था भारत ने। और कोरोना काल में भी भारत ने कई सारे देशों में अनाज भिजवाया था। लेकिन भारत में अनाज इतना ज़्यादा बर्बाद होता है कि किसी रिपोर्ट में आया था कि जितना ब्रिटेन में अनाज उत्पादन होता है उतना हम भारत में अनाज को बर्बाद कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम अनाज फेंक रहे हैं, खाने को फेंक रहे हैं, तो इससे क्या होगा? वो सड़ेगा, उससे मीथेन गैस निकलेगी। मीथेन गैस क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा। इससे क्या होगा? हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन गिरेगा तो पूरी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ख़राब होंगी। तो इस तरह से अगर हम एक दूसरे को लिंक करके देखें तो इसका कितना ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम देखें तो 116 देशों में भारत 101वें स्थान पर रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी में भारत के पास तो अनाज है, लेकिन जो न्यूट्रिशंस युक्त अनाज है वह भारत के पास नहीं है, क्योंकि भारत के अनाजों में विविधता नहीं है। भारत जो है काफ़ी कम क्षेत्रों में ही जो एमएसपी दे पाता है, तो लोग उसे ही अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, जिससे सभी लोगों को पोषण युक्त अनाज नहीं मिल पाते हैं। आज भारत में 56% महिलाएँ एनीमिया से ग्रसित हैं। 68% जो 5 वर्ष के बच्चे हैं वो कुपोषण से ग्रसित हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे ये आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं हो रहा है? लेकिन हम एक दूसरी तरफ देखें जो हमारे देश के लिए सकारात्मक रहा है, वह रहा है सैन्य क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर में भारत ने काफ़ी आधुनिकीकरण को अपनाया है और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा है। विनोबा भावे जी ने कहा था कि स्वतंत्र वही हो सकता है जो अपना कार्य अपने आप कर लेता हो, और डिफेंस सेक्टर में भारत ने यही किया है। आज भारत जो है विश्व में तीसरे स्थान पर है जो अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। अमेरिका पहले पे है, चीन दूसरे पे है, तीसरे पे भारत, चौथे पे रूस और 5वें पे ब्रिटेन। तो इस तरह से हम देखें, ये सिप्री की रिपोर्ट है जिसमें भारत तीसरे स्थान पर अपनी सेना का खर्च कर रहा है। तो सैन्य सेक्टर में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और अभी भारत ने फिलीपींस, ताइवान और ऐसे कई सारे देश हैं जिनके साथ सैन्य समझौता किया है और अपने जो सैन्य उपकरण हैं वो उनको देने का वादा किया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सैन्य क्षेत्र में भारत काफ़ी आगे जा रहा है। लेकिन अब दूसरा सेक्टर आता है विमेन एम्पावरमेंट का। तो विमेन एम्पावरमेंट में हम काफ़ी आगे भी रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही दुखद स्थिति उत्पन्न करते हैं। जैसे हम पहले देखें तो जो विमेन लिटरेसी रेट 8.9% थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 70.3% हो गई है। जेंडर रेशियो देखा जाए तो 1961 में हम 1000 पुरुषों पर 976 महिलाएं थीं, लेकिन अब 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं जेंडर रेशियो बढ़ा है महिलाओं का। और NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार लोग जो हैं अब मानसिकता बदली है और लोग लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को प्रेफर कर रहे हैं। जैसे ईस्टर्न जो स्टेट हैं लाइक असम, मेघालय, यहाँ पे लोग लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और हम यही देखें तो जैसे कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें केवल ये माना जाता था कि यहाँ पे पुरुषों का ही प्रभुत्व रहता है, जैसे लड़ाकू विमान, कमांडो, विज्ञान और अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में लड़कियों का प्रतिनिधित्व तो बढ़ा है। और वहीं पे अगर हम देखें तो कारपोरेट सेक्टर में 30% महिला कर्मचारी काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी एक महिला राष्ट्रपति विराजमान है। ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इसका एक दुखद पहलू देखें तो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में पर आवर दहेज के कारण 1 महिला की मृत्यु होती है और 3 महिलाओं का बलात्कार होता है। और हमारे देश में 70% महिलाएं जो हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाती हैं। 80% वर्किंग वुमेन
जिनके साथ वर्किंग प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है। और सबसे हालिया एग्जाम्पल मीराबाई चानू, जो देश को कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल दिलवाई और ओलंपिक में भारत को उन्होंने सिल्वर मेडल दिलवाया। और इनके लिए सोशल मीडिया पर कमेंट्स क्या आ रहे थे, कुछ लोगों ने इनके लिए कमेंट्स किया था कि यह उनके बच्चे पैदा करने की उम्र है, न कि वज़न उठाने की। इस स्टेटमेंट से लोगों की मानसिकता पता चल रही है कि आज भी औरतों के प्रति लोगों की सोच क्या है। सारे लोगों की नहीं, लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों की। यहाँ पे किस तरह से पैट्रियार्की रूल सस्टेन कर रहा है ये दिख रहा है कि आज भी हम कितना अच्छा महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाएं काफ़ी क्षेत्रों में प्रगति की हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम सच में स्वतंत्र हो पाए हैं। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम किन क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं, और तो हम अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन कहाँ पे अभी हम पीछे हैं, हमें इन पर विचार करना चाहिए ताकि हमारा देश विकासशील से विकसित बन सके। सो दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि बीत चुकी है रात अंधेरी, बदल रहा इतिहास, जाग उठा है देश नींद से, अजर अमर विश्वास। आओ युग के निर्माता, पहनो दायित्वों का ताज, चलो बनाना है मिलजुल कर एक नया इतिहास। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।